stoichiometry and stoichiometric calculations। तो stoichiometric calculations में हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं? Calculations involving a chemical reaction। और इसमें हम लोग जैसे मान लो कि हमें कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ए और बी दो सब्सटेंसेज हैं, वो रिएक्ट करके सी और डी बनाते हैं। तो हमें जो कैलकुलेशंस करने होंगे, अभी हम एक बार ये मान के चलते हैं कि रिएक्शंस जो है, रिएक्शन की नॉलेज हमें है, क्योंकि इस टॉपिक के दो एस्पेक्ट हैं। एक है रिएक्शन मालूम होना और फिर उस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशंस। क्योंकि जब हम आगे जैसे जैसे जाएंगे तो बहुत जो बेसिक रिएक्शंस हैं वो आपको दिए भी नहीं होते, इट इज एक्सपेक्टेड वो रिएक्शन भी आपको आती हो और फिर उससे कैलकुलेशंस उसमें जोड़ते हैं। इनिशियली रिएक्शन जो हम दे देंगे या दिया हुआ होगा हमें, पर धीरे धीरे हम रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन उन्हें याद भी करेंगे कि अगर उससे यूज़ करना पड़े तो वो नहीं दिया हुआ होगा वो मैं सीधा यूज़ करूँगा। पर अभी अगर रिएक्शन मालूम है तो कैलकुलेशंस क्या चीज़ के होंगे? मान लो कि आपको ए का आपने कुछ वेट लिया W1 ग्राम, बी का कुछ अमाउंट लिया W2 ग्राम। क्वेश्चन ये है कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रिएक्शंस हैं वो वन डायरेक्शनल है, मतलब ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है, सी और डी वापस रिएक्ट करके ए और बी नहीं बना रहा है। हम लेटर पार्ट में विल स्टडी रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसमें अगर ए बी रिएक्ट करके सी डी बनाता है तो कम हो या ज़्यादा टेंडेंसी हो, पर सी डी भी रिएक्ट करके वापस ए बी बनाता है, उनको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो वो कभी भी कंप्लीशन पे नहीं जाती है। लेकिन अभी हम जिन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं वो वन डायरेक्शनल रिएक्शंस हैं। वो मेनली अगर ए और बी रिएक्टेंट हैं तो ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, और वो रिएक्शन तब तक चल रहा है जब तक या तो दोनों साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो जाए पूरा पूरा, या कोई एक पहले कंज्यूम हो जाए दूसरा रह जाए। पर क्योंकि अगर ए और बी को रिएक्ट करके सी और डी बनाना है तो दोनों की प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर ए खत्म हो गया तो भी बी अकेला कुछ नहीं कर सकता, बी खत्म हो गया तो अकेला ए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस रिएक्शन के होने के लिए ए और बी दोनों की प्रेजेंस साइमल्टेनियसली जरूरी है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम उन सिचुएशंस को डील कर रहे हैं जिसमें फाइनली दोनों या तो साइमल्टेनियसली एक संग कंज्यूम हो जाएंगे, या कोई एक पहले कंज्यूम हो गया कोई रह गया। तो हम पढ़ेंगे भी कि जो पहले कंज्यूम हो जाता है और जिसके कारण रिएक्शन ख़त्म हो गई, मतलब दूसरा एक्सेस रह गया, एक पहले ख़त्म हो गया, तो जो अगर दो रिएक्टेंट में कोई एक चीज़ पहले पूरी कंज्यूम हो गई बिना दूसरे के कंज्यूम हुए, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, एंड द अदर वन इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट या रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में इनके होने के बाद C कितना बनेगा, D कितना बनेगा। हो सकता है ये गैसेज हो तो गैसेज के कैलकुलेशंस वॉल्यूम के टर्म में भी होते हैं। मास की जगह मोल्स के टर्म में पूछ सकते हैं कि कितना मोल इसका बनेगा, कितना मोल इसका बनेगा। कोई अगर एक्सेस रह गया बच गया तो कितना बच जाएगा, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन सा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस को जो हम डील करते हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के। इसको डील करने के बहुत से तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। मतलब एक, जैसे आपके पास बस रिएक्टेंट दिया प्रोडक्ट दिया है, बाद में हम पढ़ेंगे कि अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस ना भी करें, बिना बैलेंसिंग भी हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ऑल्दो दैट मेथड इज मोर कॉम्प्लेक्स, उसमें कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट लगेगा, लेकिन for most of the reaction these kind of calculations can be done without balancing a chemical reaction। पर पहले हम जिस मेथड को डेवलप करेंगे, एंड दैट्स अ स्ट्रॉन्गर मेथड, सिंपलर, और कहीं कहीं पे
बिना बैलेंसिंग वाला मेथड नहीं भी लगेगा, वहाँ पे ये लगेगा। तो सबसे पहले मैं बहुत कहते हो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इस चीज़ में होना चाहिए कि बैलेंसिंग करके हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, उसको मोल मेथड कहते हैं। तो जब हम एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, मान लो इसको बैलेंस जैसे आपके पास ये H2 प्लस O2, ये रिएक्शन बैलेंस है। ये तो श्योर है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करके वाटर बना है, लेकिन अब आपको मान लो दिया है कि इसका 10 ग्राम दिया है, इसका 20 ग्राम दिया है, और पूछा जाए कि रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया तो ये कितना बना, इसमें से कोई अगर रह गया तो कितना रह गया, कौन सा चीज़ पूरा रिएक्ट कर गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो पहले मेथड डेवलप कर रहे हैं वो है बैलेंसिंग मेथड। तो जैसे इसको जब बैलेंस करोगे तो क्या होगा, अभी ये बैलेंस नहीं है, पर बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, मान लो इसको 2H2 कर दें, 2H2 प्लस O2, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस रिएक्शन। आप चाहे तो ऐसे भी बैलेंस कर सकते थे। अभी जो हम कैलकुलेशंस पर्पस से सोच रहे हैं उसमें बैलेंस होना जरूरी है। ऑल्दो एक रिएक्शन को बैलेंस कहने का मतलब ये होता है कि आप जैसे एग्जाम में कई का क्वेश्चन भी आता है कि बैलेंस रिएक्शन में, अच्छा ये जो टर्म्स हैं दीज आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसलिए बोलते हैं कि दीज कोफिशिएंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो जहाँ तक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करने की सवाल है और हम बैलेंस कर रहे हैं तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये 2:1 रेशियो में लिखा गया है या 1:½ में लिखा गया है। हाँ, लेकिन जब आपसे कभी कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बैलेंस द रिएक्शन एंड टेल द कोफिशिएंट्स, तो उसका मतलब ये होता है कि बैलेंस करो इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, कोई चीज़ फ्रैक्शन में ना हो और सबसे पॉसिबली सिंपलेस्ट कोफिशिएंट्स होल नंबर में हो। जैसे ऐसा नहीं हो कि आपने 4H2 2 O2 और 4 O2, तो ये सब 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आप 2H2 O2 एंड 2 O2 लिखोगे, वरना ये ऐसे छोड़ोगे तो इसमें फ्रैक्शन में आ जाएगा। हाँ, लेकिन जहाँ तक प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने की बात है, ऑल्दो बैलेंस करते समय हम ये पहले तरीका ये अपनाते भी हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप अभी भी हम हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग मेथड ही लगाएंगे। लेटर पार्ट में फिर लर्न कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते एक तरीके से, लेकिन अभी हम हिट एंड ट्रायल पे ही ज़्यादा डिपेंड करेंगे। तो अगर कोई एक स्पीसीज़ सिंगल एटॉमिक स्पीसीज़ है तो सबसे लास्ट में उसको बैलेंस करो। जैसे मान लो क्या तरीके क्या होते हैं, भाई H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 1 करने के लिए क्या करो, ½ × 2 1 हो जाएगा, बट देन मल्टीप्लाई होल विथ 2, ये तरीके से। तो हम जब बैलेंस करते हैं तो कुछ ऐसी चीज नजर आती है, एक जनरल रिएक्शन में ये चीज नजर आएगी, ऐसा कुछ नजर आएगा, ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है। 1 को यूजुअली लिखते नहीं है, बाकी सबको लिखते हैं। 1 अंडरस्टूड है कि आगे 1 है, अगर कुछ नहीं है जैसे इसमें आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, C और D। तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि these coefficients play a very important role in solving these problems of stoichiometry, so definitely they are giving some kind of information to us जो कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करने वाले हैं। भाई एक तो क्वेश्चन है कि बैलेंस करो, तो बात अलग है, बैलेंस कर दिया, पर बैलेंस करना क्वेश्चन में का पार्ट नहीं है, पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैलेंस कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ हमको एक ऐसी इंफॉर्मेशन उससे मिलने वाली है जो कि हम पूरे प्रॉब्लम में यूज़ कर पाएंगे। तो अब सबसे पहली बात यही आती है कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अगर हमारे पास है तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, और उसको हम अपने
फायदे के लिए कैसे अगर हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन ये हो, ये बैलेंस है और ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, तो सबसे पहले कि ये कोफिशिएंट हमको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस रिएक्शन में, दीज आर द रिलेटिव मोल्स रेशियो जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। कुड बी द रिलेटिव मॉलिक्यूल्स रेशियो, मतलब इसको आप ये इंटरप्रेट कर सकते हो, ए मोल ऑफ ए reacts with B mole of B, reactant B, and produces C moles of product C and D moles of product अच्छा, ये रिलेटिव मोल रेशियो है कि ए मोल अगर इसका रिएक्ट किया तो इसके लिए इसके कितने मोल लगेंगे, बी मोल। इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन नॉट हैव मोर देन बी मोल्स, you may have, but that will be unreacted. And if you are having less than B mole, then this will not react completely. But it needs B mole, then it will react completely, it will remain in excess. भाई वो अभी हम चेक करेंगे कि दोनों में कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा, आप दोनों चेक कर लोगे कि इसके लिए इतना चाहिए, इसके लिए इतना चाहिए, तो जिसके लिए अवेलेबल है तो वो वाली चीज पूरी रिएक्ट कर जाएगी, दूसरी बच जाएगी। जैसे आपके पास मान लो ये चीज है 2a + b gives c, एक रिएक्शन, इसके 5 मोल हैं, इसके 6 मोल। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि वही सब्सटेंस हो जिसके मोल कम, मतलब ऐसा नहीं कि जिसके मोल कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जिसके रिलेटिवली मोल कम है। हो सकता है एक सब्सटेंस जिसके मोल ज़्यादा हो, स्टिल दैट कैन बी द लिमिटिंग, वो पहले पूरा रिएक्ट करके दूसरा बच गया। जैसा ये रिएक्शन दिया है, इसका मतलब क्या है, 2 मोल, 1 मोल से रिएक्ट करता है, 1 मोल बनाता है। तो अगर सपोज ए लिमिटिंग रिएजेंट है, 2 1 से रिएक्ट करता है, तो 5 को कितना चाहिए, अगर 2 मोल एक से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ये रिलेटिव रेशियो, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 मोल ही रिएक्ट करने पड़ेंगे। 2 मोल 1 से रिएक्ट करता है, 0.2 0.1 से रिएक्ट करता है, 200 100 से रिएक्ट करता है, रेशियो है। तो अगर 2 मोल 1 से रिएक्ट करता है, एक्चुअल मोल ये है, तो 2 के लिए 1 चाहिए, 5 के लिए कितना चाहिए, 2.5 चाहिए, है ना, 5/2। 2 के लिए 1, 5 के लिए 2.5 चाहिए। क्या आपके पास अवेलेबल है? यू आर हैविंग 6 मोर देन 2.5, यानी ये बात आपका मानने में कोई गलत नहीं है कि ये पूरा रिएक्ट करेगा। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। अगर कोई सोचे नहीं, अगर मैंने पहले ये मान लिया होता लिमिटिंग रिएजेंट, तब मैं इस बात को डिस्कार्ड कैसे करता। तब मैं क्या सोचता, अगर सपोज किसी ने सोच लिया कि नहीं भाई B इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसका मतलब ये पूरा रिएक्ट कर रहा है,
तो 1 के लिए कितना चाहिए 2, 6 के लिए कितना चाहिए 12। क्या आपके पास 12 है? नहीं है, यानी ऐसा संभव नहीं। तो आपको अदर वे सोचना पड़ेगा। और एक बहुत सिंपल सी बात कि जो एक्चुअल मोल दिए हुए हों, मतलब जो हम मैथमेटिकली ये सब बोल रहे थे, उसी का एक फॉर्मूला वाइज क्या चीज़ है कि जो एक्चुअल मोल दिए हुए हैं और जो ये बैलेंस रिएक्शन के कोफिशिएंट है, आप ये रेशियो निकालो, मोल बाई कोफिशिएंट। 5/2 ये है 6/1, जिसका रेशियो कम है दैट इज द लिमिटिंग रिएक्शन। ये 5/2 कितना आ रहा है 2.5, ये 6/1 6 आ रहा है, मतलब A इज द लिमिटिंग रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, A मोल इसके रिएक्ट करके B मोल से C मोल इसके बना रहे हैं, D मोल इसके बना रहे हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर मोल रेशियो हो सकते हैं। दे कैन बी वॉल्यूम रेशियो एज वेल इन केस ऑफ गैसेस। मान लो गैसेस इन्वॉल्व हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। तो हमने पढ़ा है PV = nRT में कि अगर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सेम है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, V प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो अगर सब गैसेज हैं तो आप बोल सकते हो कि गैस A का A वॉल्यूम गैस B के B वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, इसका C वॉल्यूम बनेगा, इसका D वॉल्यूम बनेगा। तो ये वॉल्यूम रेशियो भी हो सकता है इन केस ऑफ गैसेस। देन ये मॉलिक्यूल्स भी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और मोल्स आपस में क्या है, मॉलिक्यूल्स इनटू इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, तो जो रेशियो मोल्स का है वही रेशियो मॉलिक्यूल्स का भी है। तो आप ये भी रीड कर सकते हो कि A मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद B मॉलिक्यूल बनाता है C मॉलिक्यूल है D मॉलिक्यूल। ऑल्दो वो इतना लॉजिकल नहीं है जैसे हमारा, अब आप ये बोलो 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल से, बात गलत नहीं है, रिलेटिवली हो यही रहा है, बट 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल इज 2 लेस। तो ज़्यादातर लॉजिकल बात क्या है, मोल के टर्म में A मोल B मोल से कर C मोल और D मोल बना रहा है। पर ये मास नहीं हो सकता। यू कैन नॉट से A ग्राम रिएक्ट विद B ग्राम प्रोड्यूसेस C ग्राम एंड D। अगर मास के टर्म में डील करना है तो कैसे डील करना पड़ेगा? आपने एक्चुअली क्वेश्चंस पहले वैसे ही किए हैं। तब बोलना पड़ेगा इसका A इंटू इसका जो मोलर मास है कंपाउंड का, या जैसे ये रिएक्शन है, इसको आप पढ़ सकते हो 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करता है, 1 मोल बनाता है। अगर सब गैसेज हैं, वाटर भी वेपर बन रहा है, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है, 1 वॉल्यूम बैलेंस 2 वॉल्यूम बनाता है। 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करता है, इसका 2 मोल बनाता है। 2 मॉलिक्यूल H2 के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनाते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 2 ग्राम 1 ग्राम से रिएक्ट करता है, उसके लिए आपको बोलेगा 2 इंटू इसका मोलर मास क्या है 2, 4 ग्राम रिएक्ट्स विद 1 इंटू 32 प्रोड्यूसेस 2 इंटू 80, which also suggest the mass conservation। एक केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है। ये जो नहीं है कि मोल कंजर्व है टोटल, इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करें, बने कितने 2 मोल, एक 3 मोल से 2 मोल बन गए। तो एक रिएक्शन में जितने मोल रिएक्टेंट साइड में है, जरूरी नहीं है कि उतने मोल प्रोडक्ट साइड में बने। कभी ज़्यादा भी बन सकता है, कभी कम भी बन सकता है, कभी सेम भी बन सकता है। मॉलिक्यूल भी कंजर्व नहीं है। हाँ, हर एक एलिमेंट के एटम कंजर्व है। इस साइड अगर H का मोल सोचो, H2 में H का मोल सोचो तो कितने मोल हैं H के 4, H2 के 2 मोल हैं, पर H के कितने मोल हैं 4, O के कितने मोल हैं 2, O2 का 1 है,
O के कितने, 2, यहाँ पे 4 मोल H का और 2 मोल O का, ये एटम्स बराबर होंगे। बैलेंस करने का बेसिस ही क्या होता है, एटम ही तो बराबर करते हैं, है ना। तो एक रिएक्शन में भी एक बात और समझ में आई कि एक रिएक्शन में ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम, हर एक एलिमेंट का मोल सेम हो, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दोनों साइड में मोल सेम हो टोटल जरूरी नहीं है, उनका वॉल्यूम सेम हो जरूरी नहीं है। सपोज ये गैसेज है तो इसका 3 वॉल्यूम है, बस 2 वॉल्यूम ही रहा है। इनफैक्ट यहाँ तो सब गैसेज, मान लो ये लिक्विड हो जाए, कंडेंस हो जाए, तो ये गैसेज ही रह जाए, तो इसका ऑलमोस्ट 3 वॉल्यूम रिएक्ट करके प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल वॉल्यूम बना रहा है अगर लिक्विड है तो वॉल्यूम कंजर्वेशन भी कोई प्रिंसिपल ऑफ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। मोल कंजर्वेशन एज अ होल रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नहीं है, हर एक एलिमेंट के मोल कंजर्व रहेंगे, लेकिन मास कंजर्वेशन होल्ड करेगा कि जितना मास यहाँ रिएक्ट किया उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में बनेगा। ये हो सकता है कंपाउंड बदल जाए, यहाँ पे H2 था, वहाँ पे हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में आ गया, O2 था, वहाँ पे ऑक्सीजन वाटर में चला गया, लेकिन मास जितना रिएक्टेंट साइड में रिएक्ट हुए हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में बनेंगे। दैट इज द मास कंजर्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं होता है इन जनरल, मोल कंजर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं होता है, हर एक एलिमेंट के मोल कंजर्व होते हैं, पर मास कंजर्वेशन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में ऑलवेज रहेगा। इसीलिए जैसे आपने जब 9-10 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते थे तो आप एक्चुअली मासेस के टर्म नहीं करते थे, इतना मास रिएक्ट करता है तो इतने से इतना बनेगा, लेकिन अब ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, दोनों तरीके ही कहीं कहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट होगा मोल्स के टर्म में डील करना। ये रिएक्शन है, अगर इसके भी 5 मोल हैं और इसके 4 मोल हैं, तो बताओ एक क्वेश्चन ही है कि इसमें आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन कंप्लीशन फाइंड moles of each species present in the container। ये रिएक्शन दिया हुआ है, T = 0 पे ये मोल दिए हुए हैं, you have to find the after reaction completion find moles of each species प्रेजेंट इन द कंटेनर। क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे अगेन आई एम सेइंग कि जिस चीज़ के मोल कम हैं जरूरी नहीं है कि वही लिमिटिंग रिएजेंट हो, जिसके रिलेटिवली मोल कम, जैसे मान लेते हैं कोई 5 मोल वाला, सपोज कोई ये मान ले कि 4 मोल वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, 4 के लिए कितना चाहिए? 8, उतना तो है ही नहीं, यानी O2 तो पूरा रिएक्ट नहीं कर सकता, इट विल बी अदर वे अराउंड। 2 के लिए 1 चाहिए, 5 के लिए कितना चाहिए? अगर सपोज हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, जिसको आपने लिमिटिंग रिएजेंट माना, मतलब पूरा रिएक्ट करना है, तो अगर 2 मोल के लिए 1 चाहिए तो 5 के लिए कितना चाहिए? 2.5। ये आपके पास अवेलेबल है, ज़्यादा अवेलेबल है, तो क्या होगा? ये पूरा खत्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये कितना बचेगा? हाउ मच इट विल लेफ्ट? क्योंकि 5 से 2.5 को रिएक्ट कर गया तो है कितना?
और ये कितना बना, 2 से बनता कितना है, 2, 5 से कितना बनेगा, 5, 2 से 2 बनता है, 1 से 1 बनेगा, 5 से। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वाटर के 5 मोल बन गए, इसके 1.5 मोल रिमेनिंग रह गए, और ये कंज्यूम, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यहाँ पे ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। देखो एक्चुअली इसके मोल तो कम थे, 4 थे, और एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि जिसके मोल कम हो वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसके रिलेटिवली मोल कम है वो लिमिटिंग। और शॉर्टकट क्या तरीका है कि जो एक्चुअल मोल दिए हुए हैं उनको बैलेंस रिएक्शन में कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 5/2, 2.5, 4/1, 4, तो जिसका रेशियो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। एक बार आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, डू एवरी कैलकुलेशन उसके रेस्पेक्ट में। जैसे कि मान लो इसके 2 मोल होते, तब क्या सिचुएशन होती, देन इसके 2 को 1 चाहिए, 5 को इतना चाहिए, 2.5 जो कि अवेलेबल नहीं है, तो यानी ये पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा। ऐसे भी सोचो 2/1, 2, 5/2, 2.5, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर ये पूरा खत्म हो गया तो ये कितना बचेगा, 1 से 2 रिएक्ट करता है, 2 से 4 रिएक्ट करेगा, बच कितना गया, 1 से 2 बनता है, 2 से 4। और अगर ऐसा होता सपोज ये होता, ये मोल 0 होते, तब 5/2, 2.5, 2.5/1, 2.5 दोनों सेम आ रहा है, यानी दोनों साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो जाएंगे, ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ना कोई एक्सेस रिएजेंट है। यहाँ पे दोनों चीजें कहते हो परफेक्टली स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में ली गई है, पूरा रिएक्ट करने के। तो ये भी 0, ये भी 0, बना कितना, 2 से 2, कहीं से भी सोच लो, 2 से 2 बनता है तो 5 से 5 बनेगा, 1 से 2 बनता है तो 2.5 से 5 बनेगा, 5 बनेगा। कैसे भी सोचो वो आएगा। जैसे आपने इससे सोचोगे तो 2 से 2 बनता है तो इसके 5 रिएक्ट किए, 5 बनेगा। ये सोचोगे तो 1 से 2 बनता है, 2.5 से डबल। तो ये आपका एक रिएक्शन में तो इसका अगेन आई एम सेइंग कि 2 एस्पेक्ट हैं। जैसे जैसे अच्छे प्रॉब्लम आएंगे तो उसमें पहले तो एक अच्छी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी जिसमें शुरुआत में आपको दिया होगा, पर धीरे धीरे जो बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं, हीटिंग इफेक्ट हैं, एसिड बेस रिएक्शंस हैं, फिर जैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो और कुछ रिएक्शंस एडअप होंगी। तो जो बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं वो आपको नहीं दिए गए होंगे। अब ऐसा नहीं है NaOH प्लस HCl रिएक्ट कर रहा है तो NaCl वाटर जो बना तो दे विल नॉट गिव यू द रिएक्शन, दे विल गिव जस्ट इन लैंग्वेज कि NaOH रिएक्ट किया HCl से, क्या बनेगा वो भी नहीं बताएंगे, प्रोडक्ट जो बनेगा उसका कितना अमाउंट बनेगा। पर तो एक एस्पेक्ट है रिएक्शन की नॉलेज होना, और दूसरा एस्पेक्ट है कि रिएक्शन लिखने के बाद, बैलेंस करने के बाद इंटरप्रेट करना कि सॉल्विंग मतलब न्यूमेरिकल में जो हमने जो चीज़ें पढ़ी। तो अभी हमारा फोकस ज़्यादा इस बात पे है कि हम कैलकुलेशंस कर पाएँ, धीरे धीरे रिएक्शंस को हम याद करते जाएंगे। शुरुआत में रिएक्शन लिख दूंगा मैं, पर फिर भी मैं बीच में बताता रहूँगा कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये वाला रिएक्शन आपको दिया हुआ नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे भी, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि हमें याद करनी चाहिए, वैसे भी इनऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन आपको नहीं दिया होगा। पर अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मेन फोकस कैलकुलेशन पर, ठीक है। तो इतनी बात समझ गई कि एक जो केमिकल मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में, अच्छा ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे हेल्प के लिए, आपने कंटेनर में हाइड्रोजन डाला, ऑक्सीजन डाला, कंबशन किया, वाटर बना। अब ये आपकी इच्छा है, आप पेन पेपर लेके उसे बैलेंस करके करो, या आगे जो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उससे करो। आप क्योंकि जब रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन कंपाउंड है, उसके आगे दो कहीं लिखा हुआ नहीं है। कंटेनर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर बना। अब ये आप उसको सॉल्व करने के लिए वॉटेवर वे यू चूज वो आपके ऊपर है। अभी हम किस तरीके से कर रहे हैं, बैलेंस करके, जिससे हमें ये पता चल जाए कि रिलेटिवली कौन कितना रिएक्ट कर रहा है उसको। बाद में हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी देखेंगे कि बिना बैलेंस के भी कर सकते हैं। अगर मुझे बस क्वांटिटीज मालूम है तो एक कंटेनर में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि 2 है और 1 है, वो तो हमारा सोच है, पेपर पे हमने लिखा है बैलेंस कर। तो ऐसे तरीके भी हैं कि हम बिना बैलेंस के, ये अमाउंट में मालूम है तो हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वाटर कितना बनेगा। लेकिन अभी हम सबसे पहले इसको बोलते हैं मोल मेथड, बैलेंसिंग मेथड, तो पहले हम वो डेवलप कर रहे हैं। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड यही है, मतलब सबसे आसान भी यही है, और जहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा वहाँ पे भी ये काम करेगा। मतलब जहाँ पे रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो सके वहाँ तो हमको ये तरीका ही यूज़ करना ही चाहिए। तो जो लोग पहले दो प्रॉब्लम लिखते हैं, moles of Na2CO3 is reacted with 6 moles of HCl. Find the volume of CO2 gas produced at STP. रिएक्शन वैसे दिया हुआ है, पर फिर भी मैं एक बार तुम लोग से सोचने को बोलता हूँ कि भाई क्या रिएक्शन होगा। तो Na2CO3 प्लस HCl क्या रिएक्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट है प्लस HCl है। ये रिएक्शन किस कैटेगरी में, यहाँ पे HCl एसिड है, Na2CO3 एक सॉल्ट है, लेकिन Na2CO3 कैसा सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ, नहीं वो तो ठीक कार्बोनेट है, बात सही है कार्बोनेट है, पर कार्बोनेट ये जो Na2CO3 है वो सॉल्ट किसका है, NaOH एंड एसिड कौन सा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2CO3 वीक एसिड। तो Na2CO3 का नेचर कैसा होगा, बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। तो यानी ये बेसिक सॉल्ट है और आप रिएक्ट कर रहे हो एसिड से, तो इट इज अल्टीमेटली एसिड बेस रिएक्शन। सॉल्ट बेसिक है और एक तो एसिड ही आप बन जाएगा क्या, NaCl H2CO3 बनेगा। पर जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, हीट इवॉल्व होता है, तो वो हीट इवॉल्व क्या करेगा,
H2CO3 को तोड़ देगा वाटर और हम रिएक्शन को सोचेंगे भी ऐसे। ऑल्दो ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बियॉन्ड अ पॉइंट तो याद ही करना है, बट फिर भी बहुत से रिएक्शन में बीच बीच में सोचने समझने का भी बहुत से मौका मिलता है कि आप उस तरह से सोचोगे तो रिएक्शंस को याद रखना आसान होता है। ये हो गया, बैलेंस करो। अभी हम हिट एंड ट्रायल से ही करें, 2NaCl ये हो गया। अब करो प्रॉब्लम। ये आपको एक्चुअली अभी तो प्रॉब्लम में दिया भी था, लेकिन बाद में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो 99% रिएक्शन नहीं है। क्या हो जाएगा? 6 मोल्स ऑफ HCl है, 3 मोल्स इसके हैं, तो क्या पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएंगे? 3 तो क्या हो गया? 3:1, 3/1 3, 6/2 3, यानी ये जो क्वांटिटी है वो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में ही दी हुई है, तो कुछ भी नहीं बचेगा। 1 से 1 मोल CO2 बनता है, तो 3 से है ना? 1 से ये बैलेंसिंग का यही फायदा है। इससे आपको देखना पड़ेगा कि ये 1 कितना दे रहा है। 1 तो आपने कितना रिएक्ट किया? 3 से 3। अच्छा, कोई बोले मैं इससे करूँगा तो क्या आंसर आएगा? आएगा। 2 कितना दे रहा है? 1 तो 6 कितना देगा? ये तो 6 पूरा रिएक्ट करना है, 3 तो आएगा। उससे चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैंने कौन सा चीज़ लिया। हाँ, गलती कब हो जाएगी कि मान लो 6 मोल पूरा रिएक्ट ही नहीं किए और आपने मान लिया 6 से कितना बनेगा। इसीलिए जब लिमिटिंग एक्सेस होता है तो हम ये बोलते हैं कि लिमिटिंग को डील करो। ऑल्दो एक्सेस का होगा तो एक्सेस कौन सा लेना पड़ेगा? मान लो आप बोल रहे हैं कि थे 5 मोल और रिएक्ट किए 4 मोल, तो मैं प्रोडक्ट तो किसे काट लूँगा? 4 के काट लूँगा ना, 5 तो रिएक्ट ही नहीं किए। तो बेटर क्या है कि अगर सपोज एक लिमिटिंग और एक एक्सेस है तो कैलकुलेशन किसको किया जाए? जो चीज़ रिएक्ट की। ऐसा नहीं कि एक्सेस से करोगे तो आएगा, पर एक्सेस का कौन सा क्वांटिटी लेना पड़ेगा? जो चीज़ रिएक्ट किया। क्योंकि प्रोडक्ट तो उसी काम करेगा ना जो रिएक्ट किया, जो बची गया वो था प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ तो दोनों ही पूरे रिएक्ट कर रहे थे, किसी से भी नहीं। अच्छा, 3 मोल CO2 का वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। हमने पढ़ा है कि 1 मोल गैस, किसी भी 1 मोल कोई भी गैस STP पे 22.4 लीटर देता है, तो इसका कितना हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा? 3 × that is 67. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसमें भी हमने सबसे सिंपल तो क्या था, सीधा मोल ही पूछ रहे थे। वॉल्यूम पूछने में एक और रिलेशन इन्वॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं। देखो अभी सेम रिएक्शन है, क्वेश्चन पूछता है 100 ml of 0.2 molar Na2CO3 solution is reacted with 0.1 molar HCl solution. What volume, what minimum, जब ऐसा पूछा मतलब what minimum volume, what volume of HCl needed for this purpose? 100 ml of 0.2 molar Na2CO3 solution is reacted with 0.1 molar HCl solution. What volume of HCl needed for this purpose? अब देखो, रिएक्शन यही है। तो आपने Na2CO3 सॉल्यूशन लिया, HCl सॉल्यूशन लिया,
मान लो कि आप ये टाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड एसिड बेस टाइट्रेशन, कि आप ये रिएक्ट करते जा रहे हो, तो एक चीज ब्यूरेट में होगी, एक फ्लास्क में होगी। तो आपने अगर अब इसको बात अभी भी वही है कि कहीं से इसका अमाउंट या इसका मोल और निकालना है। तो अगर मेरे पास ये चीज है, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? पहले क्वेश्चन में मोल सीधा दिया था, यहाँ पे आपको मोल एक्चुअली सीधा नहीं दिया। अभी हमने पढ़े फॉर्मूलाज और इससे पहले कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, या मोलरिटी इक्वल टू मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। तो मोलरिटी मुझे दी हुई है सॉल्यूशन की, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? मिलीमोल्स ऑफ, अच्छा जो रेशियो है 1:2, ये मोल का भी कह सकते हैं, मिलीमोल का भी कह सकते हैं। मिलीमोल क्या है? मिलीमोल इज नथिंग बट मोल्स इनटू 1000। तो जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो मिलीमोल्स का भी होगा। तो इसके कितने मिलीमोल है? 100 इंटू 0.2 m1v1। तो आपके पास इसके मिलीमोल कितने हो गए? 20 मिलीमोल्स। सपोज इसका आपने VML सॉल्यूशन लिया, क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl नीडेड, लेट्स से VML। तो इसके मिलीमोल कितने हो जाएंगे? व्हाट आर द मिलीमोल्स ऑफ HCl? m1v1 0.1 इंटू V। अगर ये पूरे रिएक्ट कर रहे हैं, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो ये रेशियो है वो किसके, एक बात और ध्यान रखो, जब बैलेंस रिएक्शन कर लिया तो जो दो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, अगर उनके मोल A और B मोल पूरे रिएक्ट कर रहे हैं, तो दैट रेशियो विल बी सेम एज कोफिशिएंट रेशियो। तो अगर ये पूरा रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस रेशियो शुड बी 1:2। अगर ये आपस में स्टोइकियोमेट्रिकली पूरे रिएक्ट करेंगे, इट मीन्स द मोल्स रेशियो या मिलीमोल्स रेशियो शुड बी कोफिशिएंट रेशियो, मतलब 20/0.1V शुड बी भाई पॉइंट, ये कितना हो गया? 200 इंटू 2 इज, मतलब आपको इस पर्पस के लिए कितना HCl का वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का? 400। सेम लॉजिक है, सेम प्रॉब्लम है, बस उसमें हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ा दी, सीधे मोल ना देके मोलैरिटी और वॉल्यूम। क्वेश्चन वही है, उसका क्वेश्चन का जो एसेंस है अभी भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है। अब दे में आल्सो आस्क कि ये तो हो गया इसका, हाउ मच CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड इन एट HTP। तो पहले ही आपके पास एक 20 मिलीमोल हो गए, ये इतना वॉल्यूम लग गया, 1 मिलीमोल बनाता है 1 मिलीमोल, 20 कितना बनाएगा? 20 मिलीमोल। CO2 में भी 20 मिलीमोल बन गए। अब कोई पूछे व्हाट इज द मास ऑफ CO2, तो मास निकाल देंगे 20 इंटू 10⁻³ इंटू 44, ये मास आ जाएगा। कोई पूछे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP या HTP, तो एक ये मोल्स कितने हो गए? इतने, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4, इतने मोल्स का ml में चाहिए तो 1000 कर दो, उस तरीके से, ठीक है। ml में कितना, ये लीटर हो, ml में कितना हो जाएगा? इंटू 1000, यानी 20 इंटू ml, यानी 448। मतलब कोई आपसे यही पूछ दे, क्वेश्चन ये हो जाए कि HCl सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लगा ये निकालो, और जो CO2 बना उसका कितना वॉल्यूम बना गैस का एट HTP। क्वेश्चन में कोई लॉजिकली या कोई जो बेसिक बात है कुछ नहीं बदली, देखने में क्वेश्चन पूरा ही अलग लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन का जो अंदर एसेंस वही है। एक बैलेंस रिएक्शन किया, एक किसी चीज़ का जो अमाउंट है, अमाउंट देने के बहुत से तरीके हैं।
सीधा बोल दिया मोल। मास दे दिया, मास बाई मोलर मास करके मोल आएगा। आपको कभी कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम दे दिया, उससे मोल्स निकाला। यहाँ पे सॉल्यूशन का मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दिया, उससे मोल्स निकाला। तो वो तरीके अलग अलग तरीके से, और यही क्वेश्चन इसी तरीके से वेरिएशन क्वेश्चन में आता भी है। बेसिक बात वही है कि जब भी कोई रिएक्शन इन्वॉल्विंग चीज़ है, कोशिश यही करनी है पहले बैलेंस कर लो, इजीली बैलेंस कर सकते हो। पहले सबसे पहले रिएक्शन आइडेंटिफाई करो, फिर बैलेंस करो, और फिर जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं कुछ गिवन होंगी और कुछ आपको इस तरीके से यूनिटरी मेथड बोल लो या फिर मोल मेथड हो